सरकार ने सेहत के लिए घातक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 156 दवाओं को बैन कर दिया है। अब इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है उनमें पैरासिटामोल से लेकर मल्टीविटामिन तक के फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस वाली दवाएं शामिल हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये आम लोग अक्सर इतना ज़्यादा सुन नहीं पाते ये शब्द, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। इसीलिए आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, और अब जिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं को सरकार ने बैन किया है वो क्या गड़बड़ कर रहे थे, उनमें क्या गड़बड़ियाँ पाई गई थी, और क्या इस तरह की दवाइयाँ आप भी लेते हैं या लेते आ रहे थे। विस्तार से इस पर बातचीत होगी। आपकी और हमारी सेहत की बात है, ध्यान से सुनिएगा एक्सपर्ट्स के हर कमेंट को। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से सेहत संबंधी खतरे की आशंका थी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया है। दरअसल जांच में बैन की गई दवाओं से बॉडी में दुष्प्रभाव देखने को मिले। साथ ही जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं में मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन गैर जरूरी और सेहत को बीमार करने वाले हैं। आखिर क्या होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, पहले इसे समझते हैं। जब एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर कोई दवा बनाई जाती है तो ऐसी दवाओं को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी एफडीसी की कैटेगरी में रखा जाता है। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। जिन खास एफडीसी दवाओं पर बैन लगाया गया है उन दवाओं में खासकर एमाइलेज, प्रोटीएज, ग्लूकोएमाइलेज, पैक्टिनेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज का इस्तेमाल होता है। कुछ दवाओं में लैक्टेज, बीटा ग्लूकोनेज, सेलुलेज, लाइपेज का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रोमेलैन, जाइलिनस, इन्वर्टेज और पापेंट के इस्तेमाल से बनी दवाओं को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इन केमिकल कॉम्बिनेशन से सेहत के बीमार होने का खतरा होता है। जो दवाएं बैन की गई हैं, इनका इस्तेमाल बालों के विकास, स्किन की देखभाल, बुखार और दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इन दवाओं को मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन रोगों का इलाज अब नहीं हो पाएगा। इन बीमारियों के लिए बाजार में मौजूद दूसरी दवाएं बिकती रहेंगी। बैन की गई दवाओं में एसाइक्लोफेनाक 50 mg प्लस पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट शामिल हैं। पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर भी बैन लगाया गया है। ये उन 5 प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट है जिसका खूब इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसमें मेफेनाइड एसिड प्लस पैरासिटामोल इंजेक्शन है। इससे ब्लड के थक्के बनने और दिल की धड़कन तेज होने की आशंका रहती है। दूसरी दवा सेट्रिजिन HCl प्लस पैरासिटामोल प्लस पेनिल्फ्रिन HCl है। इससे एलर्जी, मतली आने की शिकायत होती है। तीसरी दवा लेवोसेट्रिजिन प्लस फेनिल्फ्रिन HCl प्लस पैरासिटामोल है, जिससे सुस्ती और नींद आने की शिकायत होती है। चौथी दवा पैरासिटामोल प्लस क्लोरफेनिरामाइन मैलेट प्लस फेनिल प्रोपेनोल लमाइन है। इससे घबराहट, सिर दर्द, चक्कर आने और अनिद्रा की शिकायत होती है। और पांचवी दवा कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 mg प्लस पैरासिटामोल 300 mg है। इससे लिवर को नुकसान होने की आशंका रहती है। खैर, सरकार का इन दवाओं पर बैन लगाना जरूरी था, क्योंकि सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर जयेश लेले सर का, पूर्व महासचिव हैं IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लेले आपका हमारे शो पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तरुण साहनी सर, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहनी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर लेले, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे सर। सर, ये क्यों ज़रूरी हो गए थे? और मैं देख रहा हूँ कि ये जो 156 ड्रग कॉम्बिनेशंस जो हैं ये बैन किए गए हैं। इसमें तो बड़े पॉपुलर कॉम्बिनेशंस भी हैं, पैरासिटामोल, सिट्राजिन और दूसरे मल्टीविटामिन्स जो जिनका उपयोग किया जा रहा था।
थोड़ा सा समझाएं सर कि अगर ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन और इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कोई इस्तेमाल कर रहा था तो किस तरह के खतरे हो सकते थे सर, क्यों बैन किया गया इन्हें? थैंक यू। आज आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा आज लोगों को डिस्कशन के लिए रखा है। यस सर। ये जो एफडीसी जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ये काफी टाइम से इसकी चर्चा हो रही थी। पार्लियामेंट्री कमेटी भी एक खास तैयार की गई थी जिसके ऊपर पूरी दवाई जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जो 1 से 2 या 3 दवाई साथ में मिलकर दी जाती है, इसमें इंडिविजुअली एक एक दवाई काम करती है। उसके साथ में ये मिक्स करने के बाद में, जिसको फिक्स डोज करने के बाद में ऐसा पाया गया था कि ये दोनों या तीनों जो दवाई है वो एक दूसरे को तकलीफ दे सकती है, बॉडी को तकलीफ दे सकती है, और इसका इफेक्ट जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि साइड इफेक्ट हो या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, ये अचानक बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो इसके काफी टाइम से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, काफी उसके ऊपर लोगों की चर्चा भी हुई और एसोसिएशन में भी हमारी चर्चा की गई थी। उसके बाद में ये आज ये सेकंड टाइम थोड़ा सा बैन हो गया है। पहले भी 1-2 साल पहले भी कुछ दवाई, कोई कफ सिरप भी बैन हो गए थे। आज ये बेसिकली इसमें फॉर एग्जांपल अभी जो आपने जैसे बोला है कि फीवर की है या पेन की दवाई है, तो काफी टाइम जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ये दवाई एक बार प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद में लोग 2-2, 3-3 गोली भी साथ में ले लेते हैं। उनको लगता है कि उसका साथ में लेने से जल्दी फायदा होगा, और उसी के टाइम पे वो लिवर के ऊपर है, एसिडिटी के ऊपर है या किडनी के ऊपर है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए उसका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन निकाल देना बहुत जरूरी था। तो हम काफी ये गवर्नमेंट की ये जो आज बैन लग गया है उसके ऊपर हम काफी हद तक उनको अच्छा समझते हैं, और डेफिनेटली ये दवाई मार्केट में से विड्रॉ भी होनी चाहिए, खाली बैन होके नहीं चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट बात कही, और डॉक्टर साहनी मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। कैसे एक व्यक्ति ये इंश्योर करे, या एक प्रैक्टिशनर भी पहले तो कैसे इंश्योर करे कि वो इर्रेशनल एफडीसीज हैं उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, नंबर 1, और दूसरा एक आम आदमी को ये समझाना कि भाई आप आज तक जो इस्तेमाल कर रहे थे दवाई वो अब इर्रेशनल एफडीसीज हैं, बैंड एफडीसी हैं, ये कैसे इंश्योर कर पाएंगे सर हम? मुझे लगता है कि डॉक्टर साहनी आपको आवाज़ आ रही है सर? ऑलराइट, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहनी से संपर्क हमारा कट गया। कोशिश करेंगे उनको वापस जोड़ने की। डॉक्टर लेले, मैं आप ही के पास आऊँगा सर, क्योंकि ये आपने इंपॉर्टेंट बात जो बोली अपने स्टेटमेंट के आखिर में कि इसको मार्केट से विड्रॉ होना भी ज़रूरी है। जो लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वहाँ तक बात कैसे जाएगी? कैसे इंश्योर करेंगे इर्रेशनल एफडीसीज का इस्तेमाल रोक पाएँ हम? इसके ऊपर हमेशा जैसे गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट आदेश देती है कि ये जो बैन हो गई है वो मार्केट में से विड्रॉ करने के लिए भी उनको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और लोगों को जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनको भी अच्छी तरह से आज या तो पेपर में दे। अभी कॉम्बिनेशन दिया है, बात बराबर है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंडर कोई कोई नाम से दवाई आती है, ये भी लोगों को मालूम करना बहुत जरूरी है। और वो केमिस्ट के लोगों को भी बोलो कि भाई आप यहाँ नहीं बेच सकते हैं, आप विड्रॉ करो, आप रिटर्न करो। आज जैसे हम लोग इन्वेंटरी बनाते हैं, तो आज केमिस्ट लोग भी इन्वेंटरी बना सकते हैं कि भाई हमारे पास आज के तारीख में ये एफडीसी है, ये एफडीसी निकाल दो, वापस कर दो, और गवर्नमेंट वो कंपनी को वापस देने के लिए वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसा है कि 8-10 दिन के लिए चालू रखो, 15 दिन के लिए चालू रखो, ये नहीं चलेगा। ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसके आगे भी जाके एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ दिस मेडिसिन का एक पूरा सिस्टम केमिस्ट, कंपनी और गवर्नमेंट ने बना के देना चाहिए। तो डॉक्टर लोग लिखेंगे नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखेंगे। और हमेशा हम लोग बोलते हैं, लोगों भी बोलते हैं कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट दवाई है आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि हमको लोगों को भी इसकी इत्तला अच्छी तरह से देनी चाहिए, तो ही इसका फायदा सब लोगों को हम लोग पहुंचा सकेंगे। मुझे लगता है डॉक्टर तरुण साहनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहनी, बड़ा सवाल यही है सर कि ये इस तरह का बैन ये पहली मर्तबा नहीं है। इस बार 156 पॉपुलर जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं उन पे बैन किया गया है, कुछ और इसमें शामिल करने की बात की जा रही है।
बट हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि कैसे एक इंडिविजुअल को पता चलेगा कि अब तक जो वो कंटिन्यूसली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ले रहा था वो अब बैन हो गया है, या जो केमिस्ट है वो उसको अब बेचना नहीं है, या कई बार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये पता नहीं होता है कि अब एफडीसीज ये बैन हो गए और इसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो ये बड़ी चुनौती है। डॉक्टर साहनी बताएं इससे ये कैसे पता चल पाएगा अवेयरनेस? मुझे लगता है कि डॉक्टर साहनी के साथ एक बार फिर से नेटवर्क ड्रॉप हो चुका है। कोशिश करेंगे वापस जुड़ने की। डॉक्टर लेले के पास चलते हैं। डॉक्टर लेले, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाह रहा था। आप आईएमए के साथ भी जुड़े हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स से जुड़ी हुई बड़ी संस्था है। एक आम डॉक्टर कैसे इन्फॉर्म्ड रहता है कि क्या क्या चीज़ें बैन हो चुकी हैं, क्या क्या नहीं? ये हर डॉक्टर के पास जाता है या ये हॉस्पिटल लेवल पर जाती हैं? ये कैसे आप लोग अपडेट रहते हैं कि क्या चीज़ बैन हो गया है, अब क्या चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करनी है? ये दो चीज से हम लोग लोगों को, जैसे हमारे मेंबर्स है, हम हमारे मेंबर्स को इत्तला दे देते हैं जो पेपर में आता है, जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है नोटिफिकेशन। जैसे फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे महाराष्ट्र में एफडीए होता है या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है, और वो बता देता है कि ये मेडिसिन आज अभी बंद कर दी गई है। तो ये लोगों को पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पहले उन्होंने अगर ये यूज की है और अभी ये यूज बंद करना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका स्टॉक अपने पास रख देवे। तो लोगों को ये अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ये न्यूज़पेपर और जैसे मीडिया, आज हमारे पास सोशल मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो फेसबुक है या तो व्हाट्सएप है, इसके ऊपर भी अच्छी तरह से इसकी लिस्ट जो है ये पब्लिश करनी चाहिए, जो जिनके सहारे लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई ये दवाई अभी मुझे नहीं खाना चाहिए, उसके बदले क्या करना चाहिए वो डॉक्टर को पूछेंगे। डॉक्टर भी इसके सामने बोलेंगे कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन मत यूज करो, इसका ये दवाई इसमें से जो एक जरूरी है वो इसमें मैक्सिमम जरूर दवाई है वो ले सकते हैं, या कभी सप्लीमेंट्री जरूर होगा तो वो उतना टाइम के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये लोगों को, हर आदमी को, पेशेंट से लेके, गवर्नमेंट से लेके, डॉक्टर से लेके, हर हॉस्पिटल में इसका एक नोटिफिकेशन जारी होगा तो ही वो लोग, या तो फिर उसके थोड़े से पैम्पलेट बांट के हम लोग लोगों को बता सकते हैं। इन अवर, जैसे हमारे मंथली मैगजीन्स होते हैं, तो न्यूज लेटर्स होते हैं, उसमें उसको पब्लिसिटी देंगे तो हर तक वो पहुंच सकेगी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहनी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। या स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। सर थोड़ा सा एक आम व्यक्ति की जागरूकता के लिए बताएं कि ये 156 किस्म के जो कॉम्बिनेशन है वो तो बैन कर दिए, लेकिन आम आदमी कैसे समझेगा कि क्या क्या बैन हुआ? हम इनके नाम पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ तो हमने सुने हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिहाज से, जैसा कि डॉक्टर लेले अभी कह रहे थे कि आम आदमी को बताना बहुत ज़रूरी है। कहीं उसने स्टॉक करके रखा हुआ है, डॉक्टर ने लंबी अवधि के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो लोग घरों में रखते हैं, कभी दिक्कत आती है तो अपने पूर्व नॉलेज के हिसाब से वो दे देते हैं, परिवार में भी दे देते हैं, या कभी कभी ओवर द काउंटर भी खरीद लेते हैं। तो कैसे पता करें कि कौन कौन सी एफडीसीज बैन हुई हैं और अब इनका इस्तेमाल नहीं करना है सर? पहली बात तो ये है कि आपको अपने पास जो दवाई है सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपके पास पड़ी हुई है दवाइयाँ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, देन अगर आपको प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ रही है घर पे माँ बाप, भाई बहन, बेटी किसी को देने के लिए, देन अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए कि ये दवाई मेरे पास है, मैं दूं या नहीं दूं। सो एक प्रिकॉशन हमें वहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं उनको दे हैव टू फाइंड अ मेथड कि उसको डिस्ट्रॉय कैसे करें, क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में निकल चुकी हैं, जो बिक चुकी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, उनको विड्रॉ करना तो ज़रूरी है। अगर आपने बैन किया है तो आपको एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिससे आप उनको डिस्ट्रॉय कीजिए। बट आम आदमी के लिए यही बेहतर रहेगा कि जहाँ पे उसको शक है वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे कि ये दवा मैं इस्तेमाल करूँ या नहीं। पहले मैं कर चुका हूँ, मेरे को कामयाब रही है, बट अब मुझे शक है, गवर्नमेंट ने जो बोला है, तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे एडवाइस लेके ही सही दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर साहनी, ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी? हमने देखा था 2016 में भी 344 ड्रग कॉम्बिनेशंस
उनका बैन किया गया था पब्लिक यूज़। अभी भी एक बड़ी लिस्ट है ये। हमें ये भी बताया गया कि कुछ मल्टीविटामिन्स भी अभी सरकार के रडार पर हैं और उनका स्टडी किया जा रहा है। लगभग 14-15 मल्टीविटामिन्स हैं। ये क्या इनमें गड़बड़ होती है सर? और 2 या 3 दवाओं को एक साथ मिलाकर ये कंपनीज जो बेच देती हैं, इसके पीछे की मंशा क्या होती है? क्यों मल्टी कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं सर? मल्टी कॉम्बिनेशन ड्रग्स बनाई इसलिए जाती हैं और कई फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर आपको कल डायबिटीज के लिए अगर आपको 3 दवाइयां लेनी हैं, आपको एक मेटफॉर्मिन है, एक ग्लूकोनॉम है, एक कोई और टैबलेट्स हैं, अगर आपको वो दवाइयां लेनी हैं और अगर आप 3 टैबलेट लेने के बदले में अगर आप 1 टैबलेट ले लें तो वो पेशेंट के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसको आसानी रहेगी, याद भी रहेगा। और एक तो पेशेंट के लिए अगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर आपको 3 गोलियां देनी पड़ेंगी जो उनको निगलनी पड़ेंगी, तो उससे बेटर है अगर एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इसलिए बनाए गए। उसका मिसयूज ये हो गया कि जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें कोई गाइडलाइंस होती है कि इतनी दवाई, इस दवाई के साथ ये मिक्स होनी चाहिए, इस तरीके से उनका टेस्ट होना चाहिए। उस टेस्ट होने से ये हमें पता चलना चाहिए कि एक दवाई को 2 से जोड़ने के बदले, इम्प्रूवमेंट के बदले में दवाइयों का कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं बढ़ गया। वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी मेथड है कि जो भी आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे, गवर्नमेंट टेस्ट करेगी और चेक करेगी। तो एडवांटेज तो है क्योंकि पेशेंट को 3 गोलियों के बदले में 1 गोली लेनी पड़ेगी। बुजुर्ग लोग जिनको इतनी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे 10 दवाइयां हैं, अगर उनको 10 को हम जोड़ के 3 कर देंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो लॉजिक है, बट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जो कन्विक्शन है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इतनी नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया, हमारे को लग रहा है ठीक है तो ये चलने दीजिएगा, और वो फिर मार्केट में पॉपुलर कर देते हैं। तो लॉजिक है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसकी क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए सारे मैकेनिज्म फॉलो होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ एंड ड्रग अथॉरिटीज की तरफ से, दोनों की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है। 2016 में, फिर अभी मेरे ख्याल है कि लास्ट जून में भी 14 के आसपास जो कॉकटेल ड्रग्स हैं उनको बैन किया गया था। अब 156 आई हैं। देखिए, ये साइड में आप ग्राफिक्स देखते रहिए, और इसमें से कोई भी नाम अगर ऐसा है जो सुना है आपने, आपके घर में कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाकर उनसे वापस कंसल्ट कर लीजिए। खुद से तो जैसा सर ने बताया कि खुद से तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ये तो स्वाभाविक है, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। बट अगर आपको लगता है कि आपके घर में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये दवाइयाँ हैं, तो प्लीज़ जाकर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। इनको सरकार ने बैन कर दिया है। वापस कंसल्ट कीजिए, दोबारा दवाइयाँ लिखवाइए और फिर उनको कंटिन्यू कीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि कब तक ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह के रेगुलेशंस का मिसयूज़ करती रहेंगी। आपको बोल दिया ठीक है साहब, 1, 2, 3 दवा मिलाकर आप एक दवा बना लो ताकि मरीज़ को सहूलियत हो जाए, लेकिन उसमें आप अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल दे रहे हैं, आप उसमें आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना ले रहे हैं कि या तो जिसकी परमिशन नहीं है या फिर जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि साहब हम बच भी जाएंगे। तो ये जो मनमानी करती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इस पर लगाम आगे कैसे लगेगी? डॉक्टर ले अब बात जो मैं कह रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो कह जाएंगी साहब हमको तो फिनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, हमने तो जी बहुत पहले से एक मैन्युफैक्चर करके रखी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हुए थे, हो सकता है बहुत सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एक्सपोर्ट भी करने के लिए रखे हुए थे। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा सर कि वो अपने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को रीफॉर्मुलेट करें, फ्रेश तरीके से मार्केट में आप लाएं? ये कैसे, इसकी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है सर, और कैसे होगा? ये इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी, और एट द सेम टाइम ड्रग हेल्थ डिपार्टमेंट या एफडीसी, जिसको एफडीए, फूड ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के साथ में अगर वो कॉम्बिनेशन बदलना चाहे तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी पूरी टेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये 2 दवाई में से एक दवाई थोड़ा कम करके बता देंगे कि नहीं अभी इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि इसके करने से
अगर जो दो दवाई में से एक और एक दो होने के बदले एक और एक माइनस हो जाता है तो वो लोगों को डेफिनेटली हानिकारक है। स्पेशली जैसे फीवर की दवाई है, पेन की दवाई है, लोगों को अभी देखो आर्थराइटिस है, ये बढ़ते ही जाता है। आर्थराइटिस में उम्र के हिसाब से गोली जास्ती लेनी पड़ती है, और आप पेन की दवाई अगर फिक्स डोज में ले लो फिर उसकी एक्स्ट्रा ले लो तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आज के तारीख में इमीडिएटली, जैसे आज बैन हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास से इनके पास तैयार करके कुछ पड़ी है या जो स्टॉक कैंसिल करना चाहिए वो स्टॉक को रिकॉल करना चाहिए। ये तीनों चीज साथ में होनी चाहिए। एट द सेम टाइम प्रोडक्शन रुकवा के सेपरेट जो जरूरी है वो दे सकते हैं, लेकिन सेपरेट देने में डॉक्टरों को भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये कॉम्बिनेशन बैन हो गया है, लेकिन उसका सेपरेट गोली देके इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये जब भी पेट में जाती है पेशेंट को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये एक ही आदमी का ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पूरे मतलब गवर्नमेंट से लेके डिपार्टमेंट से लेके केमिस्ट से लेके डॉक्टर तीनों को मैं ऊपर में वैसे ही बोलूंगा कि भाई ये आप एफडीसी जो यूज हो रहा था उसको बैन करने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर होएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए कुछ सोच समझ के सरकार ने इनको बैन किया है, लेकिन बैन करने के बाद जो मौजूद हैं इस तरह के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मार्केट में केमिस्ट्स के पास या कंपनीज के पास अगर उनके स्टॉक में हैं, उनको वहाँ से हटाना, डिस्ट्रॉय करना ये बहुत ज़रूरी होगा। वरना जब तक आम आदमी को समझ में आएगा कि साहब क्या बैन हुआ क्या नहीं हुआ, तब तक न जाने कितने लोग इसका सेवन कर चुके होंगे। इसलिए तुरंत इस पर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर भी काम करना होगा। डॉक्टर साहनी, आजकल हम लगातार एक बड़ा गंभीर विषय सुन रहे हैं और वो है ड्रग रेजिस्टेंस, और उसमें भी हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये जितने भी इर्रेशनल एफडीसीज हैं सर, क्या इनका कंट्रीब्यूशन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, स्पेशली बड़े हॉस्पिटल्स में जहां हम लोग काम करते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि स्ट्रांग से स्ट्रांग मेडिसिन वो गांव-गांव तक पहुंचा चुके हैं। सो जहां पे सही एक हल्की एंटीबायोटिक से काम चल सकता है, वहां पे अवेलेबिलिटी के वजह से स्ट्रांग एंटीबायोटिक यूज हो जाती है, और इसलिए जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जब इन्फेक्शन इतनी सीरियस हो चुकी होती है, वो एंटीबायोटिक से ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। सो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में सेम लॉजिक इशू आ जाता है कि अगर आप दो दवाइयां जोड़ेंगे तो एक और एक 11 होनी चाहिए, एक और एक 2.5 से भी कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कॉम्बिनेशन लाएंगे, देयर हैज टू बी अ लॉजिक एंड देयर हैज टू बी अ परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ विच ड्रग कैन एक्चुअली बी यूज। अगर वो आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक जो दोनों आपने कंबाइन की हैं वो कमजोर हो जाएंगी। वो कमजोर हो जाएंगी तो बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाएगा, बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, और वो एंटीबायोटिक बाद में बिल्कुल ही कम्युनिटी में यूज नहीं हो पाएगी। इसलिए कॉम्बिनेशन में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन खराब हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, बट उनकी मात्रा और उनकी टेस्टिंग बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और तभी वो कम्युनिटी में लोगों के पास जानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब, और थैंक्स फॉर दिस स्टेटमेंट। देखिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया सरकार ने, इसको समझिए आप। ये आप सिर्फ ये समझिए कि जो इर्रेशनल कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनके पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, ये उन पर लगाया गया और उसके थॉरो स्टडी की गई है। बाकायदा जो कमिटी होती है उसने इस पर स्टडी करने के बाद इन पर लगाया है। अभी भी एफडीसीज जो हैं, कुछ एफडीसीज जो अप्रूव्ड एफडीसीज हैं, जो रैशनल एफडीसीज हैं, रैशनल कॉम्बिनेशंस वाले हैं, वो तो अपना काम करती रहेंगी और वो मरीजों को दी जाती रहेगी। लेकिन जो जो हटाई गई हैं उनकी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई, और हो सकता है कि इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हों। तो थोड़ा सा मामला पेचीदा है, आम लोगों को समझ में थोड़ा सा मुश्किलात होती है, लेकिन हमने कोशिश करी कि आसान से आसान भाषा में आपको हमारे दोनों मेहमानों के साथ इसको समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है एफडीसीज का ये मैटर, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेले, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तरुण साहनी, थैंक यू सो मच सर आपका भी।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।